जो आज का टॉपिक है ना, दैट इज अ, देखो ये टॉपिक्स हैं हमारे। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम कर रहे हैं ये P2P साइकिल ओवरव्यू, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब हमारा ना ट्रांजैक्शनल डेटा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मास्टर डेटा हमने कंप्लीट किया। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज अ ट्रांजैक्शनल डेटा, ठीक है। P2P साइकिल जो मॉड्यूल में जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज अ P2P, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज P2P साइकिल, है ना। का पूरा साइकिल बताओ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। सो आपको दैट इज अ प्रोक्योर टू पे साइकिल, ठीक है। टू पे साइकिल आप ना म्यूट कर लो, कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर अनम्यूट कर लेना। ओके, प्रोक्योर टू पे साइकिल जो स्टार्ट होता है ना, प्रोक्योर टू पे साइकिल स्टार्ट होता है परचेज रिक्विजिशन से। देखो, मैं एक एक चीज समझाता जाऊंगा, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। कुछ नहीं समझ आए तो फिर मेरे से पूछना। देखो, जब भी आप कोई प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करते हो, जैसे कंपनी हो गया या अपने घर में लो, जैसे आपको कुछ चीज परचेज करनी होती है, आपको कोई आईफोन परचेज करना होता है, आपको कोई भी चीज परचेज करनी होती है, तो आप क्या करते हो? पहले आप एक डिमांड रेज करते हो, ठीक है। डिमांड, ठीक है। जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट है, सपोज मुझे एक प्रिंटर परचेज करना है, ठीक है। या मेरे को कोई एक आईफोन परचेज करना है, या मतलब मेरे घर में जो डेली ग्रोसरीज होती है वो मुझे परचेज करनी है, मीन डेली यूज आइटम्स, ठीक है। या मुझे कोई इलेक्ट्रिकल आइटम्स परचेज करने हैं, या फिर मेरे को एनीथिंग, मेरे को कोई सर्विस परचेज करनी है, ठीक है। मेरे को कोई सर्विस मतलब मेरे को कोई, जैसे मैं ओला उबर यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके के सर्विसेज हैं, ठीक है। मतलब आप कोई अपने घर में एसी रिपेयर करवा रहे हो, एसी सर्विस करवा रहे हो, या अपने घर में इलेक्ट्रिशियन बुला रहे हो। सो दीज ऑल आर सर्विसेज, ठीक है। मतलब प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, आप या तो गुड्स परचेज करते हो या आप सर्विस परचेज करते हो। मतलब बेसिकली दो तरीके की प्रोक्योरमेंट्स होती है, या तो आप गुड्स परचेज कर रहे हो या आप कोई सर्विस परचेज कर रहे हो, ठीक है। इनके ऊपर ना पूरे बिजनेस सेटअप होते हैं। जैसे कोई कंपनी है TCS, या जैसे जहां से आपने एनरोल किया है SAP के लिए, ठीक है। वो क्या है? दीज आर द सर्विस कंपनी। मतलब ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं आपको, ये आपको सर्विसेज सेल कर रहे हैं, ठीक है। सो पहला डॉक्यूमेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट। सो ये डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि परचेज रिक्विजिशन है, दैट इज अ कॉल्ड, इट इज अ इंटरनल डॉक्यूमेंट। मतलब जिसके अंदर डिमांड्स होती हैं। मतलब जैसे अगर मुझे परचेज करना है प्रिंटर, ठीक है। अभी मुझे क्या है कि प्रिंटर परचेज करना है, मैं ऐसे ही जाके प्रिंटर नहीं परचेज कर सकता। मेरे को अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, मेरे को अपने HOD का अप्रूवल लेना पड़ेगा, मेरे को अपने मैनेजर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना। तभी तो रिक्वायरमेंट फाइनल होगी। मतलब ऐसे नहीं कि मैं कोई, ये तो प्रिंटर है, कोई मेरे को 1 करोड़ की कोई मशीन चाहिए, ठीक है। मेरे को 10,000 को कोई प्रिंटर चाहिए, तो मैं ऐसे ही जाके परचेज नहीं कर सकता। मतलब सपोज आई एम इन ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैं कहाँ पे हूँ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूँ। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेरा काम क्या है? डेली प्रोडक्शन देखना, सब ये सब काम करना। अब मुझे क्या है कि वो सब चीजों के लिए मुझे एक प्रिंटर का भी जरूरत है। अब प्रिंटर की जरूरत है, तो वैसे नहीं कि मेरे कहने से प्रिंटर आ जाएगा। सो आई हैव टू टेक ए अप्रूवल। जैसे रिक्वायरमेंट क्या है प्रिंटर का, सो प्रिंटर का रिक्वायरमेंट के लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट, ओके। जिसमें बेसिकली मेरी सारी डिमांड्स रिक्वायरमेंट्स होती है। अब वो प्रिंटर भी हो सकता है, वो मेरी कोई सर्विसेज भी हो सकता है, वो मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो सकता है, वो मेरा डेली यूज आइटम भी हो सकता है। सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट। तो परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट के बाद पहले क्या करेगा? पहले उसको यूजर अप्रूव करेगा, ठीक है, कि भाई ये मेरा रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या होगा? HOD अप्रूव करेगा उसे कि, ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा? डिपार्टमेंट हेड अप्रूव करेगा, ठीक है। या सपोज सेकंड क्या करेगा? मैनेजर अप्रूव करेगा। थर्ड इसका क्या करेगा? डिपार्टमेंट या HOD अप्रूव। सब अगर मैं इसी को ही सारे राइट्स दे दूंगा, यूजर को ही सारे राइट्स दे दूंगा, तो वो तो फिर कुछ भी परचेज करना स्टार्ट कर देगा, कोई भी डिमांड रेज करना स्टार्ट कर देगा, समझ लो। सो इट इज, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन। तो आपको जो P2P का जो पहला पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन, ठीक है। जब आपने बोला कि मेरे को एक प्रिंटर चाहिए, मुझे 10 प्रिंटर चाहिए, ठीक है। अब 10 प्रिंट, मैं बस, मेरे को कॉस्ट नहीं पता अभी। देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे
कॉस्ट नहीं पता, मुझे बस डिमांड रिक्वायरमेंट पता है कि मुझे प्रिंटर चाहिए और मुझे 10 प्रिंटर चाहिए, और मैं क्या बोलूंगा, मैं अपनी स्पेसिफिकेशन दे दूंगा कि वो ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर बोथ प्रिंट आउट निकालना चाहिए, और साइज A4 होना चाहिए, ठीक है, और पोर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाए, ये सारी चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी मेरी स्पेसिफिकेशंस है कि मेरे को जो एक प्रिंटर चाहिए उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं अपनी डिमांड शेयर कर दूंगा। फिर अब क्या काम हो जाएगा, जैसे ही मेरे एचओडी से डिमांड अप्रूव हो जाएगी, रिक्वायरमेंट अप्रूव हो जाएगी, फिर क्या होगा, स्टेप 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है कि अब देखो, आपने कोई प्रिंटर परचेज करना है, अब आप क्या करोगे, ऐसे तो नहीं कि किसी भी शॉप से जाके परचेज कर लोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको फ्लिपकार्ट पे देखोगे, आप उसको अमेजोन पे देखोगे, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, लोकल शॉप्स पे जाओगे, ठीक है, 10 जगह पे आप चेक करोगे कि आपको प्रिंटर का कॉस्ट क्या मिल रहा है। मान लो सेम प्रिंटर आपको यहाँ पे 10,000 का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 9,500 का मिल रहा है, यहाँ पे आप सपोज 11,500 का मिल रहा है। आपको अब कौन सा सही, आपको लगेगा कि लोकल शॉप सही है, क्योंकि यहाँ पे मैं जाके उसको दिक्कत आई तो मैं इमीडिएटली एक्सचेंज भी करा सकता हूँ, सर्विसेज भी फास्ट हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, मल्टीपल शॉप्स पे पता करोगे इस चीज को, रिक्वायरमेंट को। तो ऐसे ही काम क्या होता है, जैसे ही आपने बोल दिया, एज ए यूजर आपने रिक्वायरमेंट रेज कर दी, एचओडी से अप्रूव हो गई, तो अभी कहाँ पे चली जाएगी, आपकी रिक्वायरमेंट चली जाएगी परचेज डिपार्टमेंट के पास, समझ रहे हो। आपका काम नहीं है परचेज करना या कुछ भी करना, आपका काम है आपको रिक्वायरमेंट देना कि आपको क्या परचेज कराना है। अगर वो आपके एचओडी से अप्रूव हो जाएगी, देन इट मींस कि अब वो परचेजिंग प्रोसेस के लिए चली जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, आपका परचेज डिपार्टमेंट इस पे काम करना स्टार्ट कर देगा। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपने तो मेरे को बता दिया कि भाई मुझे प्रिंटर चाहिए। अब जो परचेज रिक्विजिशन बेसिकली क्या होता है, नाउ योर परचेजिंग टीम स्टार्ट लुकिंग फॉर ए वेंडर, ठीक है। वो चेक करेगा कि उनके पास कितने वेंडर है या कोई नया वेंडर है, ठीक है। वो क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, परचेज रिक्विजिशन, परचेज सॉरी पर नॉट परचेज रिक्विजिशन, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, सॉरी, ठीक है, दैट डॉक्यूमेंट कॉल्ड RFQ। वो क्रिएट करेगा, RFQ क्रिएट करेगा, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन के रेफरेंस में दे विल क्रिएट ए RFQ, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट यू विल क्रिएट अ परचेज रिक्विजिशन, देन यू विल क्रिएट ए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, नॉट यू, परचेज डिपार्टमेंट। अब इसका काम क्या होता है ना, उसका काम होता है कि मार्केट से अपने वेंडर से प्राइस लेना, ठीक है। देखो अब मेरे को प्रिंटर मेरे को परचेज करना है, एक V1 वेंडर, एक V2 वेंडर, एक V3 वेंडर है, ठीक है। एक मुझे बोल रहा है 10,000 रुपए का, एक मुझे बोल रहा है 11,000 रुपए का, एक एक मेरे फ्रेंड की शॉप है, वो मेरे को बोल रहा है 15,000 रुपए का प्रिंटर मैं परचेज मैं दे दूं। अब ये मुझे क्या बोल रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि मैं 5,000 रुपए मुझे भी दे दूंगा और 10,000 रुपए का मैं प्रिंटर सेल करा दूं, ठीक है। तो अब देखो ये सब चीजें क्या हो गई, नाउ इट इज एट ए वेंडर, सब योर परचेजर एंड, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो किसी से भी परचेज कर लेगा, उसकी फ्रेंड की दुकान है वहां से परचेज कर लेगा, समझ, दीज काइंड ऑफ थिंग्स इज देयर। अब जब आप बिजनेस में काम करते हो ना, तो 1-2 हजार की चीजें नहीं परचेज करते, आप करोड़ों का रॉ मटेरियल परचेज करते हो। तो उसी के साथ ना आपके पास कुछ ना कमर्शियल्स कंस्ट्रेंट भी होते हैं, आप ऐसे ही किसी से नहीं परचेज कर सकते, उस वेंडर की हिस्ट्री होनी चाहिए, उस वेंडर सा क्या कस्टमर है, तो ये सब चीजें भी आपके मतलब आउट ऑफ SAP ये सब चीजें आप देखते हो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का काम क्या है ना, आप अपने हर वेंडर से प्राइस लेते हो कि प्राइस क्या दे रहे हो, ठीक है। अब देखो ये सारे स्टेप ना, जैसे परचेज रिक्विजिशन स्टेप है और RFQ स्टेप है, ये दोनों स्टेप ना आप SAP में भी कर सकते हो, और कोई बिजनेस SAP में नहीं करना चाहता वो SAP में भी नहीं करेगा, ठीक है। बट प्रोक्योर टू पे प्रोसेस का मतलब क्या है, सो दीज आर द स्टैंडर्ड प्रोसेस, मतलब जब आप कोई चीज परचेज करते हो तो ये आपके बिजनेस प्रोसेसेस हैं, मतलब इनके बिना आप परचेज नहीं कर सकते। आप इसको SAP में भी करना चाहो तो SAP में भी कर सकते हो, किसी कंपनी में SAP नहीं लग रहा, वो कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो वो भी यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। सपोज आपकी कंपनी में SAP नहीं है, आपको प्रिंटर चाहिए, आप क्या करोगे, आप अपने मैनेजर को एक मेल करोगे, या अपने मैनेजर को एक एक फॉर्म पे लिख के दोगे, आपके मैनेजर से साइन करवाओगे, उस रिसिप्ट को आप अपने परचेज डिपार्टमेंट को दोगे, तो वो भी एक यही प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस इज, फर्स्ट इज योर परचेज रिक्विजिशन, दैट सेकंड इज RFQ। RFQ का काम क्या है,
मार्केट से प्राइस लेना, अपने वेंडर से प्राइस लेना। तो आरएफक्यू जो परचेज टीम है वो बोलेगी कि मेरे पास ना 3 वेंडर है, और 3 वेंडर को वो क्या करेगी, आरएफक्यू क्रिएट करके देगी, ठीक है। और उनको मेल करेगी या विदाउट मेल, उनको जैसे कोट करना है, मतलब नाउ दे विल क्रिएट अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब क्या होगा, अब अपना वेंडर मुझको प्राइस देगा। सपोज वेंडर ने प्राइस दिया कि भाई मैं तो 10,000 रुपए का प्रिंटर दूंगा, या एक बोल रहा है मैं तो 9,500 का प्रिंटर दूंगा, या मैं आपको 11,000 रुपए का प्रिंटर दूंगा, ठीक है। अब ये सारी चीज मेरे पास सिस्टम में भी होगी। अगर मैं सिस्टम के तरीके से काम कर रहा हूं तो ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास भी होंगे। कल को मेरे से कोई पूछेगा कि भाई मेरे को, अगर एक वेंडर ने मुझे 9,500 रुपए का प्रिंटर दे रहा था, तो मैंने 9,500 वाला क्यों नहीं परचेज किया, मैंने 11,500 रुपए वाला क्यों परचेज किया। अब देयर कैन बी द मल्टीपल रीजन। मतलब देखो, अगर विदाउट एसएपी काम करोगे आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। मान लो आप आज से 5 साल बाद बात करते हो, तो 5 साल बाद तो अगर मेरे पास एससीपी नहीं होगा तो मेरे को क्या कैसे पता चलेगा कि उस वेंडर ने मुझको क्या प्राइस कोट किया था। अगर मेरे पास कोई एससीपी सिस्टम होगा या एससीपी जैसा कोई सिस्टम होगा तभी मैं बता पाऊंगा ना। सो अगर ये सारी चीजें आप एससीपी में काम करोगे, एससीपी के तरीके से फॉलो करोगे, नाउ यू विल बी हैविंग ऑल दिस रिकॉर्ड, ठीक है। अब जैसे मुझे क्या किया, 3 वेंडर ने मुझे 3 डिफरेंट प्राइस कोट किए। वही करेंगे उनका, सॉरी आते हैं। Okay, so these 3 vendor will give me the 3 different prices. So this part called request for quotation, कि मैंने अपने वेंडर को मेल किया कि भाई मुझे एक प्रिंटर चाहिए, और मैंने उसको सब कुछ बताया कि मेरे को प्रिंटर चाहिए, मेरे को क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर बताया, स्पेसिफिकेशन बताया। बट मैं इनको क्या क्या चीजें बताऊंगा, मैं इनको बताऊंगा कि भाई आपको प्राइस कब तक देना है। जैसे डेडलाइन डेट बताऊंगा कि आरएफक्यू डेडलाइन डेट क्या है। आरएफक्यू डेडलाइन डेट मतलब कि आरएफक्यू डेडलाइन डेट की भाई मेरे को ना 2 दिन के अंदर ही प्राइस बताना है आपको। ऐसे नहीं कि आप 10 दिन तक लेके बैठे हो और मेरे को प्राइस नहीं बताया। सो यू विल बी गिविंग हिम आरएफक्यू डेडलाइन डेट। और आप उसको क्या बताओगे, डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट मतलब जैसे सपोज मेरे को 10 प्रिंटर चाहिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे 25 मार्च तक मुझे डिलीवरी चाहिए। और आरएफक्यू डेडलाइन डेट क्या है, सपोज आरएफक्यू डेडलाइन डेट है कि 2 दिन का ही आरएफक्यू डेडलाइन डेट है, मतलब मुझे 2 दिन में फाइनल चाहिए कि 2 दिन में आपका क्या प्राइस कोट करोगे। अगर आपने ये प्राइस मुझे 16 तारीख को दिया, देन आई विल नॉट कंसीडर, क्योंकि मुझे 15 तारीख तक मेरे को परचेज ऑर्डर देना है ताकि वो मेरे को 25 तारीख तक डिलीवरी मिल जाए। समझ रहे हो। अगर अब ये वेंडर बोल रहा है कि नहीं मैं तो 20 डेज लूंगा, या एक वेंडर बोल रहा है कि मैं आपको 10 डेज लूंगा, एक वेंडर बोल रहा है कि मैं आपको 15 डेज लूंगा, तो मेरे लिए तो बेटर है कि 9,500 वाला लूं और मेरे को 10 दिन के अंदर जो डिलीवरी भी दे देगा। समझो, जैसे आप कोई फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको पता रहता है ना कि, या वो पहले ही बता देता है कि डिलीवरीज इन 2 डेज, सेम डे डिलीवरी, ठीक है। मतलब इस तरीके से यू विल लुक फॉर द आरएफक्यू। सो अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज कॉल्ड वंस यू हैव क्रिएटेड ए आरएफक्यू और आपके वेंडर ने आपको प्राइस दे दिया, व्हाट यू विल डू, यू विल मेंटेन दोस प्राइस इन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड मेंटेन प्राइस, ठीक है। अब आप सिस्टम में इसको करना चाहो कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मेंटेन प्राइस, ठीक है। अब आप एनालाइज करोगे, जैसे 3 वेंडर ने आपको 3 प्राइसेस दिए, आप चेक करोगे कि ये मुझे 9,500 दे रहा है, ये मुझे 10,000 रुपए दे रहा है, ये 11,000 दे रहा है। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, ठीक है। अब ये मेरे को 9,500 दे रहा है, तो मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं मीट हो पा रही है। सपोज इसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, जो मेरे को 9,500 रुपए का प्रिंटर दे रहा है, इसकी सर्विसेज बहुत पुअर है। मतलब मार्केट से मैंने पता किया, और जो मुझे 11,500 रुपए का दे रहा है, इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बट ठीक है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बट इसका जो डिलीवरी टाइम है वो 25 डेज है, मतलब ये 25 दिन बाद डिलीवरी देगा मुझे। और जो 10,000 वाला है उसकी सर्विसेज भी अच्छी है और डिलीवरी टाइम भी 10 डेज है। तो नाउ आई हैव टू सेलेक्ट कि मैं कौन से वेंडर से परचेज करूंगा। सपोज मैं अब क्या करूंगा और ये इसकी डिलीवरी सपोज 5 डेज है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 2 वेंडरों को रिजेक्ट कर दूंगा, कि मतलब मैं इनको रिजेक्शन मेल करूंगा। जैसे आप कभी इंटरव्यू देते हो तो आपका एक आता है ना रिजेक्शन मेल की, जब सपोज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लाइक यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड, तो ऐसे ही दैट आई विल सेंड ए मेल टू दीज 2 सप्लायर कि लाइक योर कोटेशन हैज बीन रिजेक्टेड, ठीक है। इस तरीके से मैं एक मेल करूंगा। अब ये आप नहीं करोगे, ये मेल कौन करेगा, ये मेल करेगा परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। और जैसे इसका प्राइस सेलेक्ट हो गया, देन यू कैन सेंड ए मेल लाइक योर आरएफक्यू हैज बीन लाइक कंफर्म। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका वेंडर फाइनल हो गया, आपका प्राइस फाइनल हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया।
नाउ द स्टेप 3 विच इज स्टेप 4 विच इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर। तो अब आप क्या करोगे, परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे, ठीक है। now what you will do, you will create a purchase order. now this is another important step। देखो आप ये सारे स्टेप क्रिएट कर रहे हो, आप परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट कर रहे हो, आरएफक्यू क्रिएट कर रहे हो, प्राइस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। आप आरएफपीआर के बाद आपने बोल दिया कि सपोज अभी तो मेरे को प्रिंटर का डिमांड था, फिर एक हफ्ते बाद मेरा डिमांड ही खत्म हो गया, ठीक है। सपोज कोई और अल्टरनेटिव आ गया मेरे पास, या मैं सपोज किसी और डिपार्टमेंट का यूज करने लग गया, या कंपनी ने एक सेंट्रलाइज प्रिंटर ही लगा दिया, ठीक है। तो अब सपोज मेरा डिमांड ही खत्म हो गया, यहां तक आके आरएफक्यू सेलेक्ट हो गया था, यहां तक आके क्या हो गया, मेरा डिमांड क्लोज हो गया, मतलब मेरे को अब चाहिए नहीं प्रिंटर। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को वेंडर के ऊपर मेरी कोई लाइबिलिटी है कि मुझे भाई मैंने तो उससे प्राइस पूछ लिया, मुझे उसको कुछ पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं, क्योंकि आरएफक्यू जब तक आपने क्रिएट किया है ना, जब तक आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं, आपको किसी को कुछ पे नहीं करना। जैसे सपोज आप सब कुछ फाइनल कर लेते हो, आप कोई आपने सपोज एससीपी के लिए इनरोल करवाना था, आपने डेमो लिया, आपने 10 जगह डेमो लिया, आपने 2 को बोल के रखा कि हाँ ठीक है मैं आपसे ही करूंगा, फिर लास्ट में आपने नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आपकी मतलब आपके उस एंड तक आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं, आपको कुछ पे नहीं करना, ठीक है। सो इट इज बेसिकली योर लाइक आपका बिजनेस, आपके कनेक्शंस कैसे हैं, आपका रिलेशन कैसा है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, टिल मेंटेन प्राइस, टिल आरएफक्यू, जब तक आपने बोल दिया कि भाई योर आरएफ प्राइस हैज बीन शॉर्टलिस्टेड और जो भी, तो यहां तक आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है। बट जैसे ही आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, परचेज ऑर्डर इट्स व्हाट, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक परचेज ऑर्डर दिया कि मेरे को 10 प्रिंटर चाहिए, ठीक है। मैंने सब कुछ प्रोसेस कर दिया, सारा प्रिंटर कॉस्ट वगैरह सब कुछ एस्टिमेट करके आपको मैंने प्रिंटर के लिए एक मेल किया या आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट दे दिया। अब उसके बाद मैं मना नहीं कर सकता कि नहीं मैंने तो नहीं बोला था, क्योंकि उसके बेसिस पे आपने सपोज अपने कोई रॉ मटेरियल्स परचेज करे होंगे, आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने कोई किसी को हायर किया होगा, बिकॉज आपकी भी कॉस्ट है, ठीक है। सो परचेज ऑर्डर इट्स व्हाट, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, और आपकी बहुत सारी लाइबिलिटीज खड़ी हो जाती है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख का परचेज ऑर्डर है तो मींस आपको 1 लाख रुपया भी मार्केट में पे करना है, आपका दूसरे का पैसा आपके पास है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब देखो अब ये सब ऐसे नहीं कि एक ही दिन में हो जाता है, आपने 2 दिन आपने आरएफपीआर क्रिएट करने में लगा दिए, 10 दिन आपके आपकी परचेजिंग टीम ने भी ले लिए वेंडर फाइनल करने में, प्राइस फाइनल करने में, ठीक है। और फाइनल परचेज ऑर्डर क्रिएट करते करते सपोज आपके हो सकता है 20 दिन भी हो जाए, ठीक है। ये इतना इजी नहीं रहता। सो इट्स स्टिल डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी की, वो कंपनी का प्रोसेस कैसा है, प्रोक्योरमेंट हायरार्की क्या है, कितने लोग हैं, ठीक है। अप्रूवल में सपोज आपने तो आज क्रिएट कर दिया डे 1 पे, आपने अप्रूव भी कर दिया डे 1 पे, आपके मैनेजर ने किया डे 3 पे अप्रूव किया, आपके एचओडी ने डे 5 पे अप्रूव किया, तो 5 दिन तो आपको यहीं लग गए, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल क्रिएट ए परचेज ऑर्डर, ठीक है। क्रिएट ए परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में क्या होता है अब कि भाई किस वेंडर से परचेज कर रहे हो, कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, क्या मटेरियल परचेज कर रहे हो, ठीक है। आपका बेस प्राइस क्या है, जैसे उसने बोला कि मेरा जो प्रिंटर की कॉस्ट है दैट इज 10,000 रुपीज, ठीक है। और 10 प्रिंटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 प्रिंटर की कॉस्ट हो जाएगी 10,000, 10 इंटू 10,000, तो ये मेरी 10 प्रिंटर की कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं होता कि मेरी कॉस्ट इतनी रहेगी, अब ये तो हो गई मेरी बेस वैल्यू, ठीक है, बेस वैल्यू। अभी क्या बोलेगा, अगर मेरा प्रिंटर सपोज वो मुझको जापान से दे रहा है, या वो मेरा प्रिंटर चेन्नई से मुझे ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी अब नंबर ऑफ कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी, स्टेट टैक्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स और बहुत सारी चीज। तो ये सारी चीजें मिलके क्या करेगी, सपोज मुझको 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट ऑन नेट वैल्यू, ठीक है। मतलब जो भी टोटल वैल्यू बनेगी उस पर मुझे 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। तो इस सारी चीजें कैलकुलेट करके कितना आएगा मेरा टोटल वैल्यू ऑफ परचेज ऑर्डर, ठीक है। मतलब मेरे को जीएसटी भी तो पे करना है, वो सारी चीजें भी तो पे करनी है। तो ये सारी चीजें मिलके सपोज मेरा बना 10 लाख, 1 लाख,
5,000 रुपीज, ठीक है, मतलब इस करके ऐसा मेरा टोटल कॉस्ट है। तो ये है आपकी टोटल परचेज ऑर्डर की कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो ये सब क्या हुआ, क्रिएट परचेज ऑर्डर किया मैंने, क्या किया, परचेज ऑर्डर क्रिएट किया और सप्लायर को दे दिया। अब परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद क्या होता है, परचेज ऑर्डर यू उसको क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट करेगा रिलीज, नॉट यू, परचेज यूजर, ठीक है, परचेज यूजर क्या करेगा, उसको रिलीज करेगा, ठीक है, सॉरी रिलीज मींस अप्रूव करेगा। फिर क्या करेगा, परचेज एचओडी या मैनेजर, वो इसको क्या करेगा, वो अप्रूव करेगा, ठीक है। और फिर तीसरा क्या, फिर एचओडी, एचओडी इसको अप्रूव करेगा। देखो अप्रूव क्यों चाहिए, देखो अब ये परचेज डिपार्टमेंट में हो सकता है कि कोई बंदा है, अब वो मतलब उस दैट इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर। अब वो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इट्स वेरी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, इट्स क्रिएट ए लायबिलिटी ऑन योर बिजनेस, है ना। तो अब ऐसा तो नहीं ना कि वो परचेज डिपार्टमेंट वो 1 करोड़ का परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दे या 10 करोड़ का परचेज। तो अब ये सब चीजों के लिए भी कंट्रोल्स लगाते हैं कि अगर सपोज कॉस्ट इतनी है, 1 लाख से नीचे है तो मैनेजर तक का अप्रूवल से काम चल जाएगा, अगर 1 लाख से ऊपर है तो एचओडी का अप्रूवल चाहिए, या सपोज 1 करोड़ से ऊपर है या 50 लाख से ऊपर है, दैट इज अ बिग अमाउंट, ठीक है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एमडी का भी अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना सिस्टम में कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है और ये आप लोगों का ही काम है ये सब कॉन्फ़िगर करना। सो वी विल डू इट, ठीक है। बट दिस इज द कंडीशन कि मेरा परचेज ऑर्डर का क्रिएट किया, फिर वो परचेज का यूजर अप्रूव करेगा, ठीक है। ओए क्या कर रहा है, ठीक है। उसको फिर परचेज मैनेजर अप्रूव करेगा, एचओडी अप्रूव करेगा, एमडी अप्रूव करेगा। सो ये सारी चीजें अप्रूव होने के बाद क्या होगा, दैट इज अ फाइनल परचेज ऑर्डर विल बी सेंड टू सप्लायर, ठीक है। अब मैं अपने सप्लायर को दे दूंगा, सप्लायर मींस योर बिजनेस पार्टनर, वेंडर, ठीक है। जैसे मैंने सप्लायर को वेंडर दिया ना अब वो क्या करेगा, अब वो काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब आपका जो डिलीवरी जो कैलकुलेट होगा ना, वो यहां से कैलकुलेट होगा डे 1। अब उसने बोला था 15 दिन बाद में डिलीवरी दूंगा, तो डे 1 आपका यहाँ पे है, ठीक है। जिस दिन आपने उसको फाइनल बोला कि आज से 15 दिन बाद आपको डिलीवरी मिल जाएगी, नाउ जैसे ही आपने परचेज ऑर्डर दिया, नाउ दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर, जैसे जोमेटो पे आप कुछ ऑर्डर करते हो तो आपका कब तक ऑर्डर नहीं स्टार्ट होता, जब तक आप उसको फाइनल पे नहीं करते या फाइनल ऑर्डर नहीं देते, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे तो एससी जो नेक्स्ट स्टेप है ना, स्टेप 5, सपोज आपने ऑर्डर दिया और 15 दिन बाद क्या हुआ, 15 दिन बाद नाउ दे हैव, अब वो सप्लायर के आपके डिलीवरी लेके आ गया, ठीक है। तो दैट अब उसको सिस्टम में कैसे करोगे, सपोज गेट पे तो आपके पास गार्ड सिक्योरिटी है, फिर आपके पास मटेरियल हैंडलिंग के लिए आपने लोग भी रख रखे हैं, तो वो ट्रक आएगा, वो आपके वेयर हाउस में उतार देगा और आपने जो भी मंगवाया, ठीक है। सो एसएपी में उसको क्या करोगे, एसएपी में दैट प्रोसेस कॉल्ड गुड रिसिप्ट, ठीक है, ठीक है, गुड रिसिप्ट। समझ आ रहा है ना यहां तक, हेलो, ओके, यस सर, आ रहा है। ठीक है। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड गुड रिसिप्ट, गुड रिसिप्ट मतलब रिसीविंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, मटेरियल को रिसीव करोगे। अब मटेरियल को रिसीव करना मतलब देखो इट इज नॉट ओनली कि आप परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट मटेरियल रिसीव करोगे, आप प्रोडक्शन के अगेंस्ट भी कर सकते हो, किसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट भी कर सकते हो, तो देयर इज अ मल्टीपल वे। बट गुड रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, रिसीविंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब मेरा वेंडर आया, अब मैं जैसे फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मंगाया तो मैं उसको रिसीव करता हूं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड गुड रिसिप्ट। सो इन एसएपी हाउ यू हैव टू डू इट, देयर इज अ सर्टेन ट्रांजैक्शन जो आपको रन करनी है कि भाई मैंने सपोज मैंने 10 का ऑर्डर दिया था, वो मुझको 5 ही क्वांटिटी लेके आया, समझ रहे हो। सो वो भी मैं कर सकता हूँ कि मतलब अगर उसने 10 क्वांटिटी लेके आया था, 10 की 10 मैंने ले ली, फिर बाद में मुझे पता चला कि 2 खराब है तो 2 मैंने रिटर्न भी कर दी, ठीक है। सो एवरीथिंग इज देयर, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द स्टेप दैट इज कॉल्ड गुड रिसिप्ट, रिसीविंग ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ, अब मैं मटेरियल को क्या करूंगा, रिसीव करूंगा, ठीक है। अब रिसीव करने के बाद होगा क्वालिटी चेक होगा, ठीक है, क्यूए चेक होगा, और अगर सपोज क्यूए चेक सब ठीक निकला, मतलब जो जो मेरे को रिक्वायरमेंट थी वो सब कुछ सही है, जो मैंने प्रिंटर बोला था वो इसी तरीके से आया है,
तो अब मैं क्या करूंगा, फाइनल रिलीज टू प्रोडक्शन टीम, मतलब जिस टीम ने मंगवाया था तो मैं उसको ये हैंड ओवर कर दूंगा कि, या मैं उनको कॉल करके बोलूंगा कि भाई आपका मटेरियल आ गया, सो यू कैन टेक इट। सपोज मेरा जो गुड रिसीविंग कहाँ पे करूंगा, मैं रिसीविंग करूंगा मैं वेयर हाउस में, तब वो आरएमएस लोकेशन में। ठीक है, अब मेरे को मटेरियल क्या करना है, प्रोडक्शन को इशू करना है। देखो 10 प्रिंटर की इन्वेंट्री क्या आई, मेरे पास 10 प्रिंटर है। जैसे ये मेरा क्या है, स्टोरेज लोकेशन क्या है मेरा, आरएमएस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 10 क्वांटिटी कितने का पड़ा है, 10 क्वांटिटी पड़ा है मेरा प्रिंटर का। ठीक है, ये मेरा प्रिंटर हो गया, प्रिंटर का 10 क्वांटिटी पड़ा है। अब मैंने क्या किया आरएमएस में, अब मैंने क्या किया, इसको प्रोडक्शन के लिए मुझको देना है। अब प्रोडक्शन का स्टोरेज लोकेशन क्या है, सपोज PR01। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस मटेरियल को ट्रांसफर करूंगा यहां से उठा के यहां पे। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, 0 इन्वेंट्री बचेगी। ठीक है, तो जैसे मैं फिजिकली मूव कर रहा हूं ना मटेरियल को, जैसे मैं एक वेयर हाउस से उठा के उसको प्रोडक्शन में मूव कर रहा हूं, दैट इज अ फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, मटेरियल मेरा फिजिकली मूव हो रहा है। अब वो मटेरियल हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, मेरा कोई नट वॉशर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ आई नीड ए रिपोर्ट, कि कल को मेरे से कोई पूछेगा कि भाई जो 10 प्रिंटर आए थे वो कहाँ गए, अगर मैं उसको एससीपी में नहीं बुक करूंगा तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा कि कौन लेके गया, कब लेके गया, कितने तारीख को लेके गया। ठीक है, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा। अगर मैं उसको सिस्टम में करूंगा तो आई विल हैव आंसर कि भाई मैंने मान लो सपोज 25 तारीख को मेरे पास प्रिंटर रिसीव हुए थे, 2 दिन मेरा क्वालिटी इंस्पेक्शन में लगा, तो मैंने 27 तारीख को ये प्रोडक्शन को हैंड ओवर कर दिए थे। ठीक है, जब आप ये सिस्टम में करोगे तो आपके पास सब कुछ रहेगा कि किसने किया था, कितने तारीख को किया था, किसको किया था, कौन लेके गया था, ऑल दिस थिंग। ठीक है, सो इफ यू डू ऑल दिस थिंग इन एसएपी देन इट्स गिव यू, मतलब कल को कोई ऑडिट हो रहा है, अभी तो ये सपोज 1 लाख का आइटम है, अब ये सपोज 50 लाख का भी आइटम हो सकता था ना, या कोई मेरी जो मशीन की बिट्स रहती हैं, ठीक है, टूल्स रहते हैं, वो बहुत कॉस्टली रहते हैं, तो मैं ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। कल को जो आपकी वेयर हाउस टीम है उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे कि मटेरियल गया कहाँ। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू विल डू द फाइनल रिलीज टू प्रोडक्शन टीम। जैसे ही आप फाइनल रिलीज को प्रोसेस कर दोगे तो क्या होगा, 6th स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग इनवॉइसिंग क्या होता है, बेसिकली आपको जो वेरिफिकेशन पार्ट होता है कि भाई कि मैंने जिस चीज का परचेज ऑर्डर दिया था मैंने वही रिसीव किया है, उतनी क्वांटिटी रिसीव किया है, तो मेरा जो परचेज ऑर्डर का वैल्यू आ रहा था वो ये आ रहा था, क्योंकि मेरा 10 क्वांटिटी का, अगर सपोज मैंने रिसीव ही 5 क्वांटिटी की है या 8 क्वांटिटी की है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 8 क्वांटिटी का ही पेमेंट करूंगा। सो दैट इज इनवॉइसिंग, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे ही मेरा इनवॉइसिंग डन हो गया, इनवॉइसिंग डन में क्या क्या कंफर्म हो जाता है कि मैंने 10 क्वांटिटी रिसीव की है, अब मुझे कितना फाइनल पेमेंट कितना करना है वेंडर को। ठीक है, so once my invoicing is done then the next process is payment to vendor। ठीक है, पेमेंट टू वेंडर, तो अब मेरा फाइनल क्या होगा, मैं वेंडर को पे कर दूंगा और मेरा परचेजिंग प्रोसेस हो जाएगा खत्म। समझ रहे हो, अब ये पेमेंट टू वेंडर ऐसा तो नहीं कि मेरे को वेंडर ने आज मटेरियल दिया मैं उसको कल ही पेमेंट कर दूंगा, तो हर कंपनी का अलग अलग सिनेरियो है, हर वेंडर के साथ अलग अलग सिनेरियो है। पेमेंट टर्म्स है, 60 दिन में पेमेंट करते हैं, 30 दिन में पेमेंट करते हैं, या सपोज 1 हफ्ते में पेमेंट करते हैं तो हमें इतना % डिस्काउंट चाहिए। सो नंबर ऑफ थिंग, बट दिस इज योर प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, P2P साइकिल। और अब देखो ये तो हो गया आपका P2P साइकिल पूरा, मतलब यही है आपका P2P साइकिल में। अब यही का मतलब ये है कि ये तो हमने किया एक सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया, ठीक, सिंपल प्रोसेस, बट अब इसके अंदर सिनेरियोज हैं। आप कोई प्रिंटर परचेज कर रहे हो, आप कोई सर्विस परचेज कर रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं हर बार परचेज ऑर्डर वेंडर को दूंगा। सपोज मेरा कोई डेली यूज आइटम है, डेली यूज होता है मेरी कंपनी में, अब मैं उस मटेरियल, ऐसा तो नहीं कि मैं साल भर के लिए फिर वो मटेरियल का स्टॉक बना के रख लूँ, मेरे पास स्पेस भी कंज्यूम होगा, मेरे पास मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी लगेगी, स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई वेंडर के साथ ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा कि भाई मुझे इतना मटेरियल चाहिए, या जैसे सपोज आप कोई घर को कंस्ट्रक्ट करवाते हो, आपको पता है कि आपको वो इतना सारा मटेरियल चाहिए, अब एक बार में आप नहीं गिरवाते, आपको पता है कि आपके पास स्पेस नहीं है, ठीक है, आपका रोड ब्लॉक हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, अपने जिस सप्लायर से आप मंगवा रहे हो आप उसको एक बार में ही ऑर्डर दे देते हो, बोल देते हो कि बार बार
मैं जितनी बार मुझे चाहिएगा मैं कॉल कर दूँ। दिस इज बेसिकली व्हाट इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप कोई लॉन्ग टर्म डील कर लेते हो कि भाई मैं 2 साल के लिए आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एक फायदा क्या होता है, अब आपको पता है कि आपको डेली ये मटेरियल चाहिए, ठीक है। अगर आप मार्केट देखोगे तो आपका प्राइस हमेशा उस रॉ मटेरियल का इंक्रीज होता रहता है, तो अब आप क्या करोगे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट लोगे करोगे वेंडर से कि मैं इतना मटेरियल लूंगा, सपोज मैं 1 टन मटेरियल परचेज करूंगा, मैं 10 रुपए केजी पे परचेज करूंगा, ठीक है, और यही मेरे 2 साल तक की यही कॉस्ट होनी चाहिए, ऑल दीज थिंग, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो हम कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। और आप दूसरी सिनेरियोज क्या होते हैं, आप कोई जॉब वर्क करवाते हो कंपनी में, सपोज मेरी कंपनी कोई वो बनाती है, क्या कहते हैं, सपोज मेरी कंपनी बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर करती है। अब साइकिल मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं इन हाउस ही सब कुछ असेंबल करता हूँ, बट असेंबल करने के लिए ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ टायर भी खुद ही बनाता हूँ या सपोज फ्रेम भी खुद ही बनाता हूँ। मेरी कंपनी का काम क्या है, ओनली असेंबली। अब जो रॉ मटेरियल, जैसे अब साइकिल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल साइकिल बनाने के लिए मुझे चाहिए फ्रेम, मुझे चाहिए टायर ट्यूब, ठीक है, मुझे सीट कवर, बहुत सारी आइटम्स चाहिए। अब ये सारे आइटम्स क्या करता हूँ मैं बाहर से परचेज करता हूँ। अब लेकिन जैसे फ्रेम फ्रेम के लिए मैं किसी दूसरे सप्लायर को हायर कर रखा है मैंने, मैं उस पर्टिकुलर सप्लायर से क्या करता हूँ, मैं उस पर्टिकुलर सप्लायर से फ्रेम परचेज करता हूँ। अब फ्रेम परचेज करने के लिए ऐसा नहीं कि वो खुद ही बना के देता है, तो मैं उसको अपना डिजाइन देता हूँ, मैं अपने रॉ मटेरियल्स देता हूँ, वो मेरे को क्या करता है, बस वो कटिंग वेल्डिंग करके फिनिशिंग करके मुझे दे देता है। अब उसमें मेरे को क्या उसको पे करना होता है, दैट इज पेमेंट इज व्हाट इट्स ओनली द कन्वर्जन कॉस्ट, कि उसको जो मशीन का कॉस्ट आया, उसका जो लेबर कॉस्ट आया, उतना ही मुझे पे करना है, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल मैंने उसको दिया है, सारे डिजाइन्स मैंने उसको दिए। नाउ देयर जॉब इज व्हाट, टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फ्रेम, ठीक है। सो इस तरीके के भी सिनेरियो होते हैं। जॉब वर्क आप कोई भी सिनेरियो ले लो, आपको सपोज किसी मशीन पे किसी मेटल पे ड्रिल कराना है, अब आपके पास ड्रिल मशीन है नहीं, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे किसी सप्लायर के पास, उसको ड्रिलिंग करवाओगे इस पर्टिकुलर मेटल पे, ठीक है। अब आप उसको पेमेंट कितना करोगे, अब पेमेंट करोगे आप बस उसको जो आपका ड्रिलिंग का कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि आप उसको रॉ मटेरियल का भी पेमेंट करोगे। सो दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड स्पेशल प्रोक्योरमेंट्स, ठीक है। तो इसी के अंदर आपकी स्पेशल प्रोक्योरमेंट्स भी आएगी। जो फ्लो रहेगा ना, जो आपका P2P का फ्लो है, दैट इज योर फ्लो, ठीक है। सो नाउ यू गाइस टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सर एक रिसीविंग में मेरे को डाउट है। हाँ बोलो। सर एक बार ओपन करना, रिसीविंग के टाइम पे आना। यहाँ पे ये है कि गुड्स रिसीव जब हम करते हैं, ठीक है, और तो ये हाँ बोलो। डायरेक्ट वहीं से वेयर हाउस में चला जाएगा, क्वारंटाइन में रहेगा जब तक कि क्वालिटी चेक नहीं हो जाता है? नहीं, द क्वालिटी चेक का मतलब क्या है कि वो आपका ब्लॉक स्टॉक बन जाएगा ना, मतलब वो आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर कुछ मेरे घर जैसे कोई, मतलब जब सपोज आप कोई वेजिटेबल परचेज करते हो, घर पे लेके आते हो, आप उसको डायरेक्ट नहीं यूज करते ना, आप उसको रख देते हो एक जगह, जब तक वो साफ नहीं हो जाएगी, धुल नहीं जाएगी, तब तक उसको कोई नहीं यूज करेगा, समझ रहे हो। सो ऐसी तो तरीके से आपका यहाँ क्यूए पे भी स्टॉक। यहाँ से क्यूए के पास से भी क्या कोई स्टोर में जाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा? कहाँ से जाने के लिए, क्यूए से? क्यूए से हमारा फिनिश, या फिर मटेरियल स्टोर हो या फिर फिनिश स्टोर हो, वहां पे जाने के लिए क्या कोई मतलब आपने मटेरियल रिसीव किया, डायरेक्ट रिसीव किया ब्लॉक स्टॉक में, क्यूए स्टॉक में, है ना। क्यूए से हम फिर क्या आपको करते हैं रॉ मटेरियल में? क्या कहा, दोबारा बोलने का। हाँ सर प्लीज बताइए क्या क्या। सर नहीं आप अभी जो हम देखो। करते हैं हाँ तो डायरेक्ट आप उसको क्वारंटाइन स्टोर में डाल देते हैं। जब हाँ क्यूए अप्रूव करता है ना, तो गिफ्ट से हाँ रिसिप्ट तब कर लेते हैं, तब करके डायरेक्ट स्टोर के अंदर डायरेक्ट ले लेते हैं। तो हाँ। इसमें ऐसा क्या अलग हो? नहीं अलग नहीं, मतलब प्रोसेस तो वही है ना, आप उसको क्वारंटाइन स्टॉक बोल रहे हो, मैं आपको क्वालिटी स्टॉक बोल रहा हूँ, मैं आपको ब्लॉक स्टॉक बोल रहा हूँ, मतलब आप कंपनी तो में सर जाओगे ना तो हाँ। मतलब क्वेश्चन को एक बार दोबारा बोलना, क्या बोलना चाह रहे हो। सर जैसे कि हम लोग मटेरियल जब गेट इनवर्ट हो जाता है ना, हाँ गेट इनवर्ट होने के बाद में डायरेक्ट मटेरियल को क्यूए क्यूए चेक में डाल देते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए, हाँ जब क्यूए चेक
आता है ना, तब फिर हम जीआरएन कर लेते हैं उसके ऊपर, और जीआरएन करके देखो अब आपकी कंपनी का प्रोसेस समझो, आपकी और फिर कंपनी का वहां से वो प्रोसेस, आपकी कंपनी का प्रोसेस है कि आप उसको जीआर तब करते हो जब आपका क्वालिटी चेक से अप्रूव हो जाता है, समझ रहे हो? ऐसा हाँ ही है ना? मतलब आप उसको यहाँ पे अप्रूव हाँ नहीं कर रहे, मतलब ट्रक आपकी कंपनी के अंदर आया, ट्रक ने मटेरियल डाल दिया, ट्रक चला गया, ठीक है, आप उसको हाँ तब अप्रूव नहीं कर रहे हो जब आपने वो सारा मटेरियल क्यूए के लिए गया, क्यूए से जो अप्रूव हुआ, मतलब मैंने 100 क्वांटिटी मंगाई थी, 100 क्वांटिटी मेरा ट्रक लेके आया, उसने मेरा वेयर हाउस में ट्रक अनलोड किया, सारा स्टॉक मेरा क्वालिटी में चला गया, क्वालिटी में से मुझे 100 में से सपोज 90 क्वांटिटी मेरे को सही मिली, तो मैं 90 क्वांटिटी जीआरएन कर रहा हूँ, समझ रहे हो? ऐसा ही है ना? हाँ तो ये मतलब हाँ ऐसा ही। बेसिकली प्रोसेस डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। अब आपका प्रोसेस है कि आप क्यूए अपनी कंपनी में करते हो, क्यूए से जो रिजेक्ट हो जाता है वो आप वापस आप अपने वेंडर को बोलते हो कि भाई आपका ये 10 क्वांटिटी रिजेक्ट है, आप इसको ले जाओ, है ना? यस सर। तो आप क्यूए के टाइम पे जीआरएन कर रहे हो, क्यूए से जो डिसीजन लेके आ रहा है, कुछ कंपनियां क्या करती है कि भाई 100 का 100 मटेरियल अनलोड करो, हम रिसीव 100 का 100 करेंगे, फिर हम अपना क्वालिटी चेक करेंगे, 100 में से मेरा 90 होके आ गया, 10 मटेरियल मेरा सपोज 10 मटेरियल मेरा खराब निकला, लेकिन अब मैं जब उसको रिटर्न कर रहा हूं तो अब मेरी तो क्वालिटी में भी तो कॉस्ट लगी है ना, मेरी 5 मैन पावर काम कर रही है मेरे मशीन से क्वालिटी चेक का, समझ रहे हो? तो अब वो जो रिटर्न के टाइम पे मैंने एक क्वांटिटी मेरी 100 रुपए की थी, अब मैं 10 क्वांटिटी रिटर्न कर रहा हूँ तो मेरी कितने की हो गई, सपोज वो 1000 रुपए की हो गई। अब मैं ऐसा थोड़ी कि 1000 रुपए कम होंगे, अब मैं उसमें से कुछ और पैसे काटूंगा कि मेरा जो क्वालिटी का भी तो पैसा लगा है ना चेक करने का। मतलब ये बिजनेस सिनेरियो हो सकता है, क्या पता ना भी लें, क्या पता लें, ठीक है, इट्स डिपेंड। राइट सर। या कोई मेरी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं एमआरएफ से टायर परचेज कर रहा हूँ, अब मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कि मेरे जो एमआरएफ के टायर है वो सही आने चाहिए। अगर मेरी लाइन पे अगर एमआरएफ के टायर में कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसा थोड़ी कि मैं एक ही कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहूंगा, मैं जेके से भी टायर लूंगा, मैं अपोलो से भी टायर लूंगा, तो तीनों कंपनियों के मेरे पास टायर रहेंगे। अगर एक ही मटेरियल में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं पूरी लॉट को रिजेक्ट कर दूंगा और मैं दूसरे कंपनी के टायर लगाना का चालू करूंगा। फिर अब क्या है, अब क्या एमआरएफ की टीम आएगी, वो देखेगी, अपने टायर्स को वैलिडेट करेगी कि कहाँ पे दिक्कत है, क्यों खराब हो गया, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हैं, मतलब ये जो मैंने चीजें बताई है ना, ये यहाँ पे आपको स्मॉल चीजें लग रही हैं, लेकिन जब आप इसको कंपनी में जाके इसको एनालाइज करने बैठोगे ना, अभी इसके एक एक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है एक एक प्रोसेस के ऊपर, समझ रहे हो? तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या है टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम ये सब डॉक्यूमेंट एसएपी में स्टार्ट करेंगे क्रिएट करना। बट अब एक बार ध्यान से समझो कि अब जो इसके लिए प्री रिक्विजिट है ना, प्री रिक्विजिट क्या है इसके लिए, मास्टर डेटा प्री रिक्विजिट। आपके पास मटेरियल होना चाहिए सिस्टम में, बिजनेस पार्टनर होना चाहिए सिस्टम में, इन्फो रिकॉर्ड्स होने चाहिए, कोटा होना चाहिए, ठीक है, सो वो सब चीजें होनी चाहिए सिस्टम में। अब बताओ आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो इस टॉपिक में? नहीं सर, हमारा तो फील्ड ही यही है। बाकी लोग, मिल्की और विपुल, रोशन, नहीं सर, नहीं क्लियर है सर अभी। ठीक है। सर एक्चुअली मेरा ना मेरे कुछ सेशन छूट गया सर बीच में ना। कुछ सेशन अगर छूट गए हैं तो आपके आप पूरा ड्राइव से ले सकते हो, मतलब देखो ड्राइव पे मैंने सारी चीजें डाल रखी हैं वैसे तो, हाँ ठीक है, ये देखो सारे टॉपिक्स हैं यहाँ तक, मतलब लास्ट जो हमने किया था हम्म इम्प्लीमेंटेशन फेजेस तक किया था वो यहाँ तक है 16, हम्म ठीक है, तो इसको एक बार देख लो। ये नहीं हम्म है, सॉरी, ये पीपी का खुल गया, बट ये मैं दिखाता हूँ एमएम का, ठीक है। ये देखो लास्ट टॉपिक कहाँ तक है, 13 तक है। हम्म हमने क्या किया था, नंबर रेंज किया था और बिजनेस पार्टनर इम्प्लीमेंटेशन फेजेस किया था, ठीक है। तो हम्म आज ये वाला भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो हम्म बट ये आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपको आपको मैंने सिलेबस भी भेज रखा है, सपोज आपको इंटरप्राइज में कोई दिक्कत आ रही है तो अभी हम्म 3-4 सेशन है, इनको पढ़ो। आपको बिजनेस पार्टनर में कोई दिक्कत आ रही है तो बिजनेस पार्टनर वाले पढ़ो, आपको कोई कोटा में दिक्कत आ रहा है तो कोटा वाला पढ़ो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से पढ़ सकते हो आप। बाकी अगर तब भी कोई दिक्कत आए तो फिर आप बताना मुझे, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ फिर। ठीक है सर। एक और है सर, एक्चुअली मैं जब अपना वो S4 आना लॉग ऑन वो कर रहा हूँ ना,
लॉगिन कर रहा हूँ, उससे मेरे को दिखा नहीं रहा है वहाँ पे कनेक्शन और वो ऑप्शन दे रहा है, बट मेरे को वो नहीं दे रहा है। देखो यार, अगर वो SAP लॉगिन वाला इशू है ना, तो उसको मैं कर नहीं पाऊंगा, वो बेसिकली आपका इंस्टीट्यूट ही देख रहा है। बट आप मेरे को ये बता सकते हो कि आपका अगर SAP लॉगिन नहीं हो रहा, तो मैं कनिका को बोल सकता हूँ कि आपका सिस्टम चल नहीं रहा, समझ रहे हो? हाँ, एक्चुअली जो पहले चल रहा था ना, मैं पहले लॉगिन किया था, अभी जब मैंने दोबारा में मांगा, अभी जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ उसे ना, हाँ, तो वो हो नहीं रहा है, उसमें दे नहीं रहा है, कोई वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। यूजर आईडी लॉगिन होने के बाद में जो S4 आना खोल रहे हैं हम ना, हाँ, वहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं। ओके। चलो एक बार आप मेरे को एरर भेजना ताकि मैं कनिका को बोल सकूं, है ना? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर। चलो, ओके गाइस। ओके, थैंक यू सर, बाय। ठीक है, अभी होली के बाद कनेक्ट करते हैं, या वीकेंड पे अवेलेबल हो तो हम वीकेंड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसी मर्जी सर, सर ग्रुप मैं क्या बोलता है। मंडे से ही रख लेना सर, क्योंकि बीच में ना मैं गांव भी जाने वाला हूँ, तो ट्रैवलिंग तो मंडे को कनेक्ट करते हैं फिर, है ना? हाँ जी सर, मंडे को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ना ये प्री रिक्विजिट मास्टर डेटा तो बना लेना यार, ठीक है? नहीं तो हाँ, दिक्कत होगी फिर आप लोगों को। ओके सर, ओके, ओके सर। नहीं, क्या करना है? गुड नाइट गाइस।